तो दोस्तों फाइनली फिर से आप लोगों के समस्त में हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि ये इसी वर्ष का है, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी कि इस बार 2022 और 23 के सेशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के और मध्यकालीन इतिहास के। तो बहुत ही हार्ड लेवल की वीडियो होने वाली है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस ट्यूब पर। दोस्तों आज किस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे, जो हमारे बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनके लिए आज किस वीडियो में हम इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और आपकी परीक्षा अगर 2022 और 23 के सेशन में है तो बहुत ही जरूरी है आपको ये वीडियो देखना। और आपकी परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे वो हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया करिए आप लोग। तो प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो आपको हम टिक करा देते हैं, क्योंकि आप लोग को हम भरोसा दिलाएं। पहली बात तो फर्स्ट सेमेस्टर 2022 और 23 का सेशन का पेपर है, और यहाँ पर पेपर का नाम लिखा है। पेपर का नाम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोग की परीक्षा में ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनिशियंट एंड अर्ली, ठीक है, मेडिवल इंडिया। ओके, अगर ये प्रश्न पत्र आपके पेपर में, मान लीजिए आप पहले तो आप अपनी स्कीम देखिए, टाइम टेबल देखिए, डेट शीट देखिए। अगर डेट शीट में हिस्ट्री के आगे इस पेपर का नाम है तो आप समझ जाइए इसी से सारे जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर नहीं है तो मत देखिएगा वीडियो, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने जो बताया उसमें से कुछ आया नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि कल्हड़ क्या है। भाई कल्हड़ की परिभाषा दीजिए। आप लोग दोनों में इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में है। तो कल्हड़ के बारे में जानते हैं भाई, कल्हड़ क्या है, ठीक है, या फिर कल्हड़ कौन है। तो कल्हड़ 1150 ईस्वी की बात है कि कश्मीर के महाराज हर्षदेव के महामात्य चंपक के पुत्र और संगीत, ठीक है, संगीतम मर्ग जनक के अग्रज थे। मंखक ने श्रीकंठ चरित्र में कल्याण नाम के इसी कवि को पढ़ोत्रा को सहारा है और इसे महामंत्री अलगत के पक्ष में घोषित किया है। तो आप इस प्रकार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो अपने क्वेश्चन बैंक में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लीजिएगा, फिर इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार भी आने के पूरे चांस है। अगला प्रश्न है भाई कि लोथल क्या है। भाई लोथल के बारे में जानते हैं, लोथल क्या है या फिर लोथल कौन है, इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था, जो अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि बंदरगाह शहर 2200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। लोथल प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। तो इस प्रकार आप लोग लिखेंगे, लोथल एक स्थान है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया कहां पर स्थित है और ये किस क्षेत्र में है और यहां पर क्या काम किया जाता था। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है बहुत ही टॉप लेवल का है, मोहनजोदड़ो से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा आएगा। जब जब आपकी हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर होगा तब तब मोहनजोदड़ो से जुड़ा प्रश्न आएगा। मोहनजोदड़ो से अति लघु उत्तरीय ही नहीं बल्कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जाता है। तो करीब करीब कम से कम 8 से 10 नंबर के प्रश्न मोहनजोदड़ो से पूछे जाएंगे। मोहनजोदड़ो आप लोग को मैं बता दूं, बहुत लोग सोचते होंगे मोहनजोदड़ो कोई इंसान है, तो मोहनजोदड़ो कोई इंसान नहीं, एक स्थान का नाम है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से पटा हुआ है। यह नगर सिंधु घाटी की प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी के किनारे दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी कि पाकिस्तान में की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आई होप आपको शॉर्ट में इसका परिभाषा समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो इतना लिख देंगे तब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि अति लघु उत्तरीय में सिर्फ 50 ही शब्दों में आपको उत्तर देना होता है प्रश्न का। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अशोक का धम्म क्या है। अशोक का धम्म, या फिर आप लोग समझ लीजिएगा धर्म। अगर धम्म आ गया तो आप लोग मत समझिए कि धम्म क्या है, तो वो धर्म ही है, ठीक है। इसका उत्तर आपको लिखना है कि अशोक का धम्म है साधुता, ठीक है। साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप ना करना, ठीक है। और मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। धर्म है प्राणियों का वध ना करना, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना ही अशोक का धर्म है। या फिर अशोक ने इस धर्म की परिभाषा के अंतर्गत इसी को मेन प्योरिटी या फिर उच्चतम स्थान दिया है। तो आप इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक का धम्म लगभग अगर आप मान लीजिए 10 साल में इतिहास का पेपर हुआ है 10 बार, तो ये 8 से 9 बार प्रश्न आया है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि मेगास्थनीज क्या है। मेगास्थनीज के बारे में समझते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि स्थान है या किसी वस्तु का नाम है। तो जो मेगास्थनीज है ये किसी ना वस्तु का नाम है और ना ये किसी स्थान का नाम है, ये एक व्यक्ति या फिर इंसान का नाम है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सिल्कस भारत से फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। तो इस प्रकार आप इसकी शॉर्ट परिभाषा लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब अर्थशास्त्र क्या है भाई, इतिहास में अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। अर्थशास्त्र में भी अर्थशास्त्र में भी आर्थिक विचारों का इतिहास और विभिन्न देशों के आर्थिक इतिहास का अध्ययन किया जाने लगा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इतिहास तथा अर्थशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सह हैं। अर्थशास्त्र के सही मूल्यांकन के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है तथा इतिहास के सही मूल्यांकन के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। तो आप इस प्रकार अर्थशास्त्र की परिभाषा लिख सकते हैं इतिहास में, ठीक है। जब इतिहास का पेपर होगा उसमें अगर प्रश्न आया तो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कालिदास के बारे में बताइए, ठीक है। कालिदास कौन है, तो सबसे पहले समझिए कालिदास 3री-4थी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। फिर से समझिए उत्तर इसका। 3री-4थी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे कालिदास जी। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की है और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। तो इस प्रकार आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कदार आता है और आता भी नहीं है, पूछ लिया गया तो इसे आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा इस प्रश्न को। मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगा कि जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा आने के चांस है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी परीक्षा में चांस है पूरे के पूरे आने का। अगला प्रश्न है बाणभट्ट के बारे में बताइए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। तो इसके बारे में आपको करना क्या है, बाणभट्ट के बारे में थोड़ा इंटरनेट पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अभी हम सभी का आंसर बताएंगे तो इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा अपने गूगल पे, ठीक है। कभी कदार आ जाता है प्रश्न, ठीक है। तो बाणभट्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। अगला प्रश्न है तराइन का युद्ध। चलिए थोड़ा हम आपको तराइन के युद्ध के बारे में बता देते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा परीक्षा में आता है, जब भी इतिहास का पेपर होगा उसमें ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। वो चाहे अति में आए, चाहे लघु में आए, चाहे दीर्घ में आए, आएगा जरूर, ठीक है। तो तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध, ध्यान रखिएगा। तराइन का युद्ध आप लोग कह सकते हैं या फिर तराइन के युद्ध का दूसरा नाम है तरावड़ी का युद्ध। ध्यान रखेंगे, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तरावड़ी का युद्ध, ठीक है। तरावड़ी का युद्ध 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया है। ये मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये मोहम्मद गौरी मूल नाम, ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान चाहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए हैं। यानी कि ये जो युद्ध है सन 1191 और 1192 के बीच श्रृंखला में हुआ है और ये जो है वो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था,
ठीक है, ये तरह इनका युद्ध। तो इतना आप लोग लिख देंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे अति लघु उत्तरीय में। अगर लघु उत्तरीय में आया, दीर्घ में आया तो आपको ज़्यादा लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर समाप्त होते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय बेस की ओर। ठीक है, लघु उत्तरीय में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 7 नंबर निर्धारित किए गए हैं और सभी प्रश्न इसमें जो महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल मिला के 8 प्रश्न के करीब हैं इसमें। ठीक है, लघु उत्तरीय में। तो हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि पाषाण काल को परिभाषित कीजिए। नव पाषाण कालीन संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, ये प्रश्न अलग है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपकी परीक्षा में हो सकता आ जाए पाषाण काल को परिभाषित कीजिए, और या नहीं आए, मतलब कि ये क्वेश्चन ना आए कि नव पाषाण कालीन संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं, 2 प्रश्न बन रहे हैं। तो 2, एक ये और एक ये, तो दोनों प्रश्न का उत्तर आपको तैयार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही अधिक मतलब कि बहुत ही अधिक ये प्रश्न मतलब कि परीक्षा में देखने को मिलता है। बहुत ही अधिक, सबसे ज़्यादा प्रश्न ये देखने को मिलेगा। हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, टॉपिक हैं, उनसे जुड़े प्रश्न परीक्षा में आते ही हमेशा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन सभी का जो उत्तर है आपको कहाँ पर मिलेगा ये भी आपको बताना जरूरी है। तो इन सभी का उत्तर आप अपने क्वेश्चन बैंक में या फिर इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, गूगल पे डालिएगा, लिखिएगा हड़प्पा के सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए या फिर विस्तार बताइए, वहाँ पर मिल जाएगा। या फिर हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है questionpaper.com, जिसको मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उस पर जाके इन सभी प्रश्नों का उत्तर पढ़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अभी वेबसाइट पे थोड़ा वर्क चल रहा है, तो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे 2-4 दिन में, तब तक आप लोगों को पूरा का पूरा वेबसाइट रेडी हो जाएगी, आशा करते हैं। नहीं होगी तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति की विवेचना कीजिए। ऋग्वैदिक से भी जुड़ा आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न आएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन की 16 महाजनपदों से आप क्या समझते हैं। इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आया है इसी बार 2023 के सेशन में, तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण टॉप लेवल का रहेगा मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। मौर्य प्रशासन की विवेचना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा मौर्य प्रशासन के बारे में। अगला है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, या फिर समुद्रगुप्त पर एक टिप्पणी लिखिए, या फिर इनकी परिभाषा लिखिए कौन है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो उपलब्धियां और इनकी टिप्पणी और ये कौन है, ऐसे प्रश्न के बारे में थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त से जुड़ा प्रश्न आएगा, अब जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन आएगा जरूर। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के जीवन और कार्यों पर विवेचना कीजिए। तो हर्षवर्धन भी कभी कदार प्रश्न आता, हमेशा तो नहीं आता, लेकिन कभी कदार आता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये ना रह जाए कि मान लो परीक्षा में आ जाए तो आप लोग कह दें कि सर आपने तो कहा था मत पढ़िए, तो पढ़ लीजिएगा ज़रूर। अगला प्रश्न है कि भारत में सामंतवाद के उदय पर टिप्पणी। ये भी मीडियम लेवल का ही प्रश्न है, टॉप लेवल का नहीं है। कभी आता है कभी नहीं आता है, तो आप लोग के ऊपर है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं प्रश्न को। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे खंड सा की ओर, यानी कि दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो होता है वो आपको 500 शब्दों में देना होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे 500 शब्दों में, एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है, दोनों प्रश्न के उत्तर देंगे तो आपको 200 मतलब कि 1000 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, और आपको इसके लिए 20 नंबर दिए जाएंगे। 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, अच्छा जानकारी है, नॉलेज है, वही 2 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो पहला प्रश्न हम आपको बताते हैं कौन सा है कि वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके 100% गारंटी की 10 नंबर पक्के ही पक्के हो जाएंगे। ये प्रश्न आपके लघु उत्तरीय में भी आ सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है, तो इसको तैयार जरूर करके जाइएगा कि वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करिए या फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, कुल मिला के परीक्षा में आने के पूरे चांस है। अगला प्रश्न है कि मौर्य समाज के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो मौर्य जो समाज है उसका पतन, यानी कि वो निरंतर घटता क्यों चला गया, यानी कि उसका समापन क्यों होने लगा धीरे धीरे। पतन यानी कि समापन,
धीरे 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 कम होता चला गया। उसके मुख्य कारण थे, किस वजह से वो कम पड़ता चला गया, ठीक है, उसका साम्राज्य, इसके बारे में आपको लिखना है। ये प्रश्न आपको कभी कभी दीर्घ उत्तरीय के अलावा लघु उत्तरीय में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय में आया, लेकिन कभी कभी ये लघु उत्तरीय में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? तो गुप्त काल से भी जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। ये भी महत्वपूर्ण कटघरे का ही प्रश्न है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में तुर्कों की सफलता एवं राजपूतों की असफलता के कारण बताइए। यानी कि भारत में जो तुर्क लोग आए थे, ठीक है, उनके सफल क्यों हुए, उनके मुख्य कारण क्या है, और जो राजपूत थे वो असफल क्यों हुए, अनसक्सेस क्यों हुए, उनको सफलता क्यों नहीं मिली, किस वजह से, उसके क्या मुख्य कारण थे, उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कम से कम 500 शब्दों में। तो ये जो 4 प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय के, मेरे अनुसार तो ये चारों के चारों बहुत ही टॉप लेवल के, हाई लेवल के प्रश्न हैं। अगर आप चारों प्रश्न के उत्तर अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो एक प्रश्न तो आपकी परीक्षा में 100% गारंटी है आएगा ही आएगा, तो आपके 10 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चारों तैयार कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सारे प्रश्न का उत्तर आपको बता ही दिया कहाँ पर मिलेंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के समस्त मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर इसी वर्ष का रख दिया है, शायद ही आपको कोई ऐसा बताए। फिलहाल अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हुई तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।